वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। 65 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो ये आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर अगर इस वीडियो पर होता है तो इसके बाद हम इकोनॉमिक्स का एक मास्टर वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एक ही साथ एक वीडियो के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए, इकोनॉमिक्स की जब भी बात करते हैं हम अर्थशास्त्र की तो इसमें तीन ऐसे क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इन तीन क्षेत्रों को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, और इसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है तृतीयक क्षेत्र। पहला यानी प्राइमरी सेक्टर होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद जो है वो टर्शियरी। तो इन तीन चीज़ को आपको याद रखना होगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीन जो है वो सेक्टर होते हैं, यानी ये क्षेत्र या क्षेत्रक भी इसको कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। जब कोई देश विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता है तो उसकी राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोई देश अगर विकासशील से बढ़ करके विकसित की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसकी जो अर्थव्यवस्था, यहाँ की जो इकोनॉमी है, इस पर जो सबसे ज़्यादा इसकी जो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होगा वो किस क्षेत्र इसका होगा? तो ये होता है तृतीयक क्षेत्र का, यानी तीसरी जो टर्शियरी है इस सेक्टर का ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, सर्विस सेक्टर्स वगैरह आती हैं। ठीक है, आप सबको पता है ये सर्विस सेक्टर जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, किसी उद्यमी के द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? तो इसको हम लोग कहते हैं मध्यवर्ती उपभोग। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी उद्यमी के द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर जो खर्च किया जाता है, एडवर्टीजमेंट पर जो खर्च होता है, उस खर्च को हम लोग किस प्रकार के व्यय का हिस्सा कहते हैं? तो वो जो है मध्यवर्ती उपभोग का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फसल कर्ज के लिए बैंक को दिया गया जो ब्याज है वो क्या कहलाता है? फसल कर्ज के लिए बैंक को दिया गया ब्याज, ठीक है, बैंक को दिया गया ब्याज जो है वो कहलाता है उपादान अदायगी। ठीक है, उपादान अदायगी इसको कहते हैं। फसल कर्ज के लिए जो हम लोग बैंक को जो ब्याज देते हैं उसको क्या कहेंगे? उपादान अदायगी। उसके बाद यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? जब आयात और निर्यात के द्वारा किसी देश की आर्थिक गतिविधि को प्रभावित होने के लिए छोड़ दिया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था को कैसे समझेंगे? खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी किसको कहेंगे? जब वहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है कि उससे हमारे देश की जो आर्थिक गतिविधि है वो प्रभावित होती रहे, तो इसी अर्थव्यवस्था को हम लोग ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष आई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। 1929 में विश्वव्यापी महामंदी आई थी। इसके बाद क्वेश्चन है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिमाण क्या होता है? मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम जो है वो क्या होता है? तो इससे इसका जो परिणाम होता है वो निर्यात में वृद्धि और भुगतान में संतुलन। ठीक है, निर्यात में वृद्धि और भुगतान में संतुलन। कई बार आप देखेंगे निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी, इस तरह से भी जो है वो आयात में कमी, ये भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, भुगतान में संतुलन, आयात में कमी, निर्यात में वृद्धि। ये तीनों चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है मुद्रा के अवमूल्यन से। ठीक है, इसके बाद यानी डी वैल्यूएशन इसको कहते हैं। किसी मुद्रा का डी वैल्यूएशन किया जाएगा तो वहाँ पर इसको जो है ये परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके बाद है, विश्व में दूध की रानी की उपमा बकरी की किस नस्ल को दी गई है? दूध की रानी की उपमा जो है सानेन बकरी की एक नस्ल है, सानेन, इसको दी गई है। ठीक है,
इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है, ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ये जरूर कमेंट करके बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग आगे भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए, इस कार्यक्रम के जनक जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ठीक है। भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसके बाद है, भारत की पहली कृषि जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1970 ईस्वी में, ठीक है। भारत की पहली कृषि जनगणना कब हुई थी, 1970 में। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में वाणिज्य कर कौन लगाता है। वाणिज्य कर यानी कमर्शियल टैक्स जो है वो कौन लगाता है, तो कमर्शियल टैक्स लगाता है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है वाणिज्य कर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय रुपए का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिज़ाइन किया था। आपने देखा होगा न्यू सिंबल जो रुपीज़ का है वो इस तरह का होता है, और इस सिंबल को डिज़ाइन किया था डी उदय कुमार ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, शून्य आधारित बजट बजट की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी, तो ये किया गया था पीटर पायर के द्वारा। शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी, पीटर पायर ने। और भारत में वित्तीय बाजार को कौन नियंत्रित करता है, तो वित्तीय बाजार को नियंत्रित करता है सेबी। आप सभी को पता होगा, ठीक है। सेबी जो है वो वित्तीय बाजार को, या फिर आप ये कह दें कि शेयर बाजार को भी नियंत्रित करता है, तो आप इसको याद रखेंगे, सेबी। इसके बाद यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्यावसायिक कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है। व्यावसायिक कर की वसूली राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इससे पहले हमने आपको बताया था वाणिज्यिक कर की वसूली कौन करता है, तो केंद्र सरकार। व्यावसायिक कर की वसूली राज्य सरकार करता है। इसके बाद है, भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत क्या है, तो भारत सरकार का सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाला जो स्रोत है वो है प्रत्यक्ष कर, ठीक है। प्रत्यक्ष कर के थ्रू ही ये सबसे ज़्यादा वसूली भारत सरकार के राजस्व में होती है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निगम कर किस प्रकार का कर है। निगम कर जो है एक प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और बात करें अगर प्रत्यक्ष कर में सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, तो निगम कर से ही ज़्यादातर आप देखेंगे कि हर बजट में आप देखेंगे निगम कर से ही ज़्यादातर वसूली हुई है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है, तो राजकोषीय नीति का संबंध सरकार के आय तथा व्यय से होता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सरकार के आय तथा व्यय से जो संबंध है वो किस नीति का संबंध होता है, और ऑप्शंस आपके सामने इस तरह से हो सकता है, तो राजकोषीय नीति उसका आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन को कई बार उलट करके पूछा जाता है, या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंसर ये निकले, या फिर इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंसर ये निकले। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जो खर्च कर दिया गया हो और वसूला न जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं निमग्न लागत। ये इस तरह की लागत है कि अगर हमने एक बार खर्च कर दिया और इसको वसूला नहीं गया हो तो इसको कहेंगे निमग्न लागत। नेक्स्ट यहाँ पर, एकाधिकार शब्द का संबंध किससे है। एकाधिकार शब्द का संबंध पूंजीवाद से है। इसके बाद है, एकाधिकार जिसको हम लोग मोनोपोली कहते हैं, एकाधिकार को क्या कहते हैं, मोनोपोली। और इस तरह के कई सारे टर्म हैं जो आपको हम लोग आगे दिखाएंगे। यहाँ पर आज की इस वीडियो में ये सारे टर्म डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम लोग इसको लंबे क्वेश्चन देखेंगे मास्टर वीडियो में, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम वहाँ पर लेकर आएंगे। एकाधिकार बाजार में संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। एकाधिकार यानी सवाल पूछेगा आपको कि मोनोपोली बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है, इसी तरह से क्रेताओं की संख्या भी पूछा जाएगा। तो मोनोपोली में विक्रेताओं की संख्या एक होती है, ठीक है, और जो क्रेता होते हैं वो बहुत होते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा। इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस हैं। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण कुल बचत पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, रखो और निकालो जिसको कहते हैं हायर एंड फायर, ये जो नीति है ये किसकी नीति है, तो ये पूंजीवाद की नीति है। हायर एंड फायर, रखो और निकालो, ये नीति किसकी है, पूंजीवाद की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सरकार के द्वारा लगाए गए अवरोध या प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है, तो सरकार अगर किसी चीज़ पर अवरोध लगा दे या प्रतिबंध लगा दे और उसको हटा दे तो उसको कहते हैं उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है। साम्यवाद के अनुसार समाज का जो मुख्य दुश्मन है वो निजी संपत्ति है, ठीक है। साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है, निजी संपत्ति। इसके बाद यहाँ पर है, हिंदू विकास दर का संबंध राष्ट्रीय आय से किसने जोड़ा। हिंदू विकास दर का संबंध
अब सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदू विकास दर का संबंध किस आय से जोड़ा जाता है, तो राष्ट्रीय आय से। और इसको राष्ट्रीय आय से किसने जोड़ा था, डॉक्टर राधा कृष्णन ने। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू विकास दर का संबंध राष्ट्रीय आय से डॉक्टर राधा कृष्णन ने जोड़ा था। इसके बाद है अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है, यह किसने कहा है। अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है, यह कथन कीन्स का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के अंदर कीमत का जो निर्धारण यानी मूल्य निर्धारण होता है वह मांग और पूर्ति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए सर्वोदय योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू की गई थी, यानी इसको लाया गया था। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने की, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है जयप्रकाश नारायण इसका आंसर होगा। इसके बाद सवाल पूछेगा कि सर्वोदय योजना कब आई थी, तो 1950 में आई थी। ठीक है, और इस योजना को किसके थ्रू लाया गया था, जयप्रकाश नारायण ने इसको लाया था। तो आप याद रखेंगे सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा कब लाई गई, 1950 ईस्वी में। इसके बाद है एम एन राय के द्वारा जन योजना लाई गई थी। जन योजना जिसको पीपल प्लान कहते हैं। ठीक है, पीपल प्लान किसके थ्रू लाई गई, किसके द्वारा लाई गई, पीपल प्लान लाया गया था एम एन राय के द्वारा। कब लाया गया, 1945 में। तो ये दोनों ही योजना आपको याद रखनी है, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 ईस्वी में, और पीपल प्लान जो कि जन योजना है ये 1945 में एम एन रॉय के द्वारा। इसके बाद है योजना आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग जो अब नीति आयोग बन चुका है, योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, क्योंकि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। तो प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, इसलिए पहले अध्यक्ष हुए जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद है योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष, क्योंकि अब ये योजना आयोग खत्म हो चुका है और इसको इसके बदले में जो नया आयोग गठन किया गया उसका नाम है नीति आयोग। तो अब योजना आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष कौन थे, वो थे नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसके बाद अगला जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनता है, पंचवर्षीय योजना का गठन कब किया गया था। पंचवर्षीय योजना का गठन जो है वो 6 अगस्त 1952 को किया गया। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है नीति आयोग की स्थापना कब की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे वर्तमान में सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होंगी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष तो हमने देख लिया कि प्रधानमंत्री होते हैं, तो पहले जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, अंतिम जो थे वो नरेंद्र मोदी थे। और अब हम यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात कर लें कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का थिंक टैंक किसे कहा जाता है। आपको पता होगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। भारत सरकार का थिंक टैंक जो है वो किसको कहते हैं, नीति आयोग को कहते हैं। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जिस बाजार में बड़ी संख्या में फर्म मौजूद हों क्या कहलाता है। तो ऐसे बाजार को अल्पाधिकार कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वर्ण यानी सोना मुख्यतः किस बाजार से संबंधित होता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है, इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करता है। इसके बाद है, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किया था एडम स्मिथ ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन था। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक था बैंक ऑफ इंडिया, और ये 1946 में इसने ये पहली शाखा खोली थी विदेश में। इसके बाद है, किस तरह के देशों की मुद्रा अक्सर हार्ड करेंसी होती है। किस तरह के देशों की मुद्रा जो है वो अक्सर हार्ड करेंसी होती है, विकसित देशों की। देखिए जो विकसित देशों की करेंसी होती है वो हार्ड करेंसी होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उस विदेशी मुद्रा को क्या कहते हैं जिसमें तीव्र प्रवजन की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये होती है गर्म मुद्रा, जिसको हॉट करेंसी कहते हैं। तो हॉट करेंसी जिस जो होगी उसके अंदर तीव्र प्रवजन की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के प्रयासों के द्वारा गठित बैंक कौन सा है। तो ये पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी। ये क्वेश्चन हमने कल कम्युनिटी टैब में पूछा भी था, तो आप सभी ने, बहुत सारे लोगों ने आंसर इसका सही बताया। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं।
भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, बिग पुश सिद्धांत। बिग पुश सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था रॉडन ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 10,000 के नोट को कब विमुद्रित किया गया था? तो ये किया गया था 1946 में। भारत में 10,000 का भी नोट चलता था, इसको 1946 में विमुद्रित कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, डीमोनेटाइज्ड कर दिया गया था 10,000 के नोट को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक का नाम है एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, जब कुछ वस्तुओं के लिए बहुत ज़्यादा धन खर्च करना पड़े तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं। जब कुछ वस्तु के लिए बहुत ज़्यादा धन खर्च करना पड़े, यानी कुछ ही वस्तु खरीदनी है और इसके लिए बहुत ज़्यादा धन का इस्तेमाल करना पड़े, तो हम लोग इसको कहते हैं इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी, 1998 में। इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, ऐसी वस्तु जो आपूर्ति में दुर्लभ, ऐसी वस्तु जो आपूर्ति में दुर्लभ तथा सीमित हो, क्या कहलाती है? आर्थिक वस्तु कहलाती है। ठीक है, आर्थिक वस्तु कहते हैं ऐसी वस्तु को जो आपूर्ति में दुर्लभ हो तथा सीमित हो। इसके बाद है, अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम मुद्रा का प्रसार से संबंधित है। इसके बाद है, भारत के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधार से नरसिम्हम समिति का संबंध है। इसके बाद क्वेश्चन है, बुल एंड बियर का संबंध किससे है? तो बुल एंड बियर ये जो वर्ड है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर है? शेयर बाजार से संबंधित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मुद्रा की मात्रा में कमी को क्या कहते हैं? मुद्रा की मात्रा में कमी होने पर इसको कहेंगे मुद्रा संकुचन। ठीक है, मुद्रा संकुचन कहा जाता है मुद्रा की मात्रा में कमी को। इसके बाद है दलाल स्ट्रीट, आपने ये वर्ड सुना होगा। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। इसके बाद है वह दर यानी वह रेट जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, क्या कहलाता है? तो इस रेट को हम लोग कहते हैं रेपो रेट। आपने नाम सुना होगा, रेपो दर, रेपो रेट, कि हाल ही में रिसेंटली रेपो रेट इतना कर दिया गया या वर्तमान में रेपो रेट क्या है, इस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो आपको रेपो रेट जो करंट है वो तो आप उसको करंट अफेयर्स में ध्यान रखना ही रखना है। रेपो रेट है, CRR है, इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, इनको तो आप याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को लोन देता है, वो रेट क्या कहलाता है? रेपो रेट। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, कृषि तथा पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि और पशुपालन, जैसे कि हमने सबसे पहले आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था के अंदर 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जो कृषि और पशुपालन है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर जो है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो ये संबंध मत्स्य पालन से है, यानी मछली के पालन से। मछली में पालन पर एक क्रांति आई थी जिसका संबंध नीली क्रांति और इसी से संबंध मत्स्य पालन का है, ब्लू रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था? यानी पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय था, काल था, उस काल में प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान जो था वो राष्ट्रीय आय के अंदर प्राथमिक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था। प्राथमिक क्षेत्र बोले तो कृषि, जो हमने आपको बताया था, अभी जो बताया पिछले क्वेश्चन में कि कृषि और ये जो पशुपालन है, तो इन्हीं का योगदान था पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रीय आय में। अगला क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर यानी जिसको हम लोग GST कहते हैं, इसकी अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? तो वस्तु और सेवा कर, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST कहते हैं, GST एक राष्ट्र एक दर पर जो है ये अभी लागू किया गया हमारे देश में, जो कि कब किया गया उस पर भी हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये जो है कनाडा से अवधारणा इसकी शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वस्तु और सेवा कर यानी GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस प्रकार का कर यानी किस प्रकार का टैक्स है
तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 65 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के यानी अर्थशास्त्र के देखे। अगर वीडियो आपको अब अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की वीडियो और चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।